वेलकम टू केमिस्ट्री पॉइंट। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का सेकंड पार्ट, दैट मीन्स एप्लीकेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ यूवी स्पेक्ट्रा। ठीक है, पिछले वीडियो में अगर आपने उसको नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसमें या आई बटन पे आप जाके देख सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। यूवी और विजिबल रेंज में जो रेडिएशन होती हैं वो एब्जॉर्ब करके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने हायर एनर्जी लेवल पे जाते हैं। तो इस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन और एप्लीकेशन किस किस चीज़ों में उपयोग होता है उनको हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने यूवी स्पेक्ट्रा का बेसिक पार्ट नहीं पढ़ा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू दैट पर्टिकुलर वीडियो एंड उसको लर्न करने के बाद ही आप सेकेंड पार्ट देखें तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ सिंपल स्पेक्ट्रा। ठीक है, यूवी स्पेक्ट्रा ये हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था। यूवी स्पेक्ट्रा जो होता है जब हम उसको देखते हैं, वैसे क्या है, अगर हम इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट को देखें तो यूवी स्पेक्ट्रा जिसमें हम नापते हैं, मेज़र करते हैं, उसको हम कहते हैं कॉलरीमीटर और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में आप यूवी रेंज दैट मीन्स 200 to 400 nm एंड विजिबल रेंज 400 to 800 nm इन वेवलेंथ के रेंज के स्पेक्ट्रा को एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन कॉलरीमीटर में सिर्फ यूवी रेंज का होता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम एक सैंपल लेते हैं क्यूवेट में। क्यूवेट एक छोटा टेस्ट ट्यूब होता है बोरोसिलिकेट मटेरियल का बना हुआ, जिसके पाथ लेंथ हमें पता है। ठीक है, ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, बट जस्ट फॉर रिवाइंडिंग हम उसको एक बार और देख रहे हैं कि सैंपल से जब हम एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को पास करते हैं, ठीक है, तो हमें पता नहीं है कि वो सैंपल कौन से वेवलेंथ की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम एक स्वीप करते हैं। स्वीप करते हैं मतलब अलग अलग वेवलेंथ की रेडिएशन को उससे पास करके देखते हैं। हमारे पास फिल्टर रहते हैं 200, 300, 250 इतने। ये तो जो हमें जो ग्राफ मिलता है, हम ग्राफ ले रहे हैं लैम्डा एंड एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन और लैम्डा मतलब वेवलेंथ स्वीप करते हैं, यानी कि पहले हम इतना लिए, फिर 200, 400। तो ये हम जो वेवलेंथ को अलग अलग बदल के देख रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि उसमें एब्जॉर्प्शन कितना आ रहा है। वो जो मटेरियल है वो कौन से वेवलेंथ पर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन दिखाता है। एब्जॉर्प्शन का क्या मतलब है, एब्जॉर्प्शन मतलब उस रेडिएशन की एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करके उसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हायर इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे पहुंच जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन का फॉर्मूला है log I0/I। I0 is the incident intensity of the incident radiation. I is the intensity of the radiation that is transmitted from the sample. ठीक है, तो पहले मान लीजिए एब्जॉर्प्शन बहुत कम है। ठीक है, फिर हमको इस प्रकार से एक एब्जॉर्प्शन पीक मिलती है। ठीक है, तो ये जो पीक है, ये जितने भी वेवलेंथ पे ये पीक है, इस वेवलेंथ को हम कहते हैं लैम्डा मैक्स, यानी वो वेवलेंथ at which the maximum absorption of the radiation take place। और जैसे कि हम IR स्पेक्ट्रा में डिटरमाइन करते थे कि किस फ्रीक्वेंसी पर उसका IR आए, वैसे ही यहाँ भी पर्टिकुलर कंपाउंड, यहाँ पर हम एलिमेंटल डिटेक्शन नहीं करते हैं, यूजुअली हम फंक्शनल ग्रुप या कंजुगेटेड अनसैचुरेटेड कंपाउंड का डिटेक्शन करते हैं। ठीक है, उन पर उपयोग करते हैं। तो ये जो लैम्डा मैक्स है ये आपको बताता है कि ये सब्सटेंस किस वेवलेंथ की लाइट को सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो ये एक सिंपल ग्राफ है, यूवी स्पेक्ट्रा का सिंपल ग्राफ है। अब इसका इंटरप्रिटेशन देखने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यूवी स्पेक्ट्रा के बारे में देख लें। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी इज यूज्ड इन अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ये बेसिकली अनसैचुरेटेड कंपाउंड मतलब जैसे कि आपके डबल बॉन्ड कंपाउंड, ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड या कंपाउंड विद द लोन पेयर, कीटोन, एल्डिहाइड, ओके, अमीन, अमाइड, ये सब जो कंपाउंड हैं इसमें आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमने इसको पिछले वीडियो में भी देखा था, आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सिग्मा बॉन्ड जो होता है, सिंगल बॉन्ड, ठीक है, सिग्मा से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल की जो एनर्जी है डेल्टा ई, ये बहुत हाई होती है।
ठीक है। दैट मीन्स जब वेवलेंथ रिक्वायर्ड फॉर जंपिंग फ्रॉम E1 टू E2, यहाँ पर जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो हमें यूवी रेडिएशन से नहीं मिलती, ठीक है। तो इसलिए ये ट्रांजिशन नहीं होता है, यानी कि आपका जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, यानी सिंगल बॉन्ड कंपाउंड है, सिग्मा बॉन्ड वाले कंपाउंड्स, तो वो कंपाउंड जो हैं वो यहाँ पर रेडिएशन नहीं एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए हम उनका उपयोग सॉल्वेंट के रूप में करते हैं, ठीक है। जैसे हेक्सेन आप सॉल्वेंट के रूप में यूज़ करते हैं, वो लाइकवाइज इनका उपयोग हम सॉल्वेंट के रूप में करते हैं। उसी तरीके से अनसैचुरेटेड कंपाउंड, यानी कि ट्रांजिशन जो मेनली होता है वो होता है पाई एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से पाई स्टार, ठीक है। पाई का पाई स्टार, N2 नॉन बॉन्डिंग, ये दो ट्रांजिशंस मेनली होते हैं जिसको हम K बैंड और R बैंड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज नॉट ऑल द ट्रांजिशंस आर अलाउड, ठीक है। सिलेक्शन रूल, सिलेक्शन रूल आपने पढ़ा होगा कि ट्रांजिशंस जो होते हैं वो सभी के लिए अलाउड नहीं है, हर ट्रांजिशन अलाउड नहीं है। जैसे कि आप जानते हैं कि सिंपल एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ कि इफ़ यू आर गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू बॉम्बे देयर इज़ वन टिकट रेट, वी आर गोइंग टू दिल्ली टू भुवनेश्वर देयर इज़ अनदर टिकट रेट, ठीक है। तो ये डिस्टेंस पर डिपेंड करता है और आपको कितना लगेगा, तो आपको उतना ही अमाउंट देना पड़ेगा। अगर आपको दिल्ली जाना है तो आपको 4,000 दें तो आपको 4,000 ही देना पड़ेगा, उससे कम या ज़्यादा में काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो लाइकवाइज यहाँ पर भी जो ट्रांजिशंस हो रहे हैं वो ट्रांजिशंस यूवी रेंज में होने चाहिए, और इसमें जो सिलेक्शन रूल है, सिलेक्शन रूल मतलब वो रूल कि ट्रांजिशन होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो अलाउड और फॉरबिडन हम जिसे कहते हैं, द ट्रांजिशंस आर अलाउड और फॉरबिडन, फॉरबिडन मतलब मना है। तो कौन से ट्रांजिशन अलाउड है, तो ये डिपेंड करता है स्पिन एंड सिमेट्री पर, ओके। इट डिपेंड्स अपॉन द स्पिन एंड सिमेट्री। स्पिन आप जानते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ओके। तो ये जो है हम जानते हैं कि होमो टू ल्यूमो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पर ट्रांजिशन होता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर इसका स्पिन जो है क्लॉकवाइज है, तो जब इसका ट्रांसफरेंस होगा तब भी उसका स्पिन सेम रहना चाहिए, ठीक है। इस ट्रांजिशन में जब ट्रांजिशन होता है तो स्पिन सेम रहना चाहिए। लाइकवाइज सिमेट्री रूल्स भी बहुत सारे हैं जिनके हिसाब से हम कहते हैं कि दिस ट्रांजिशंस आर अलाउड और दिस ट्रांजिशंस आर फॉरबिडन, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि फॉरबिडन ट्रांजिशन बिल्कुल ही नहीं होते, ओके। कुछ एक फॉरबिडन ट्रांजिशन होते हैं, ठीक है। जैसे आप जानते हैं सोसाइटी में बहुत सारे विद्रोही भी होते हैं, सोसाइटी के रूल के हिसाब से लोग रहते हैं मैक्सिमम लोग, पर कुछ लोग होते हैं जो रूल्स नहीं फॉलो करते। तो भाई ऐसे होते हैं, बट दे आर इन लो इंटेंसिटी, यानी उसकी भी पीक आएगी पर वो काफ़ी कम आएगी, उसका एब्जॉर्बेंस बहुत कम होगा, ठीक है। यानी फॉरबिडन ट्रांजिशन हुए तो हैं पर बहुत कम हुए, ठीक है। तो यूजुअली ये आपका बेंजोनॉइड जो बेंजीन का पीक आता है, ओके, ये सब फॉरबिडन, कीटोन का पीक आते हैं, ये सब फॉरबिडन ट्रांजिशंस में आते हैं, ओके। इसके बाद जो एब्जॉर्बेंस है, एब्जॉर्बेंस हम जानते हैं, एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू, ये तो मैंने आपको बताया, बट ए इज इक्वल टू एप्सिलॉन CL, ये भी हमने पिछली बार लैम्बर्ट बियर लॉ में डिस्कस किया था, वेयर ए इज द एब्जॉर्बेंस, ओके, एप्सिलॉन इज द मोलर एब्जॉर्प्टिविटी एंड C इज द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, L इज द पाथ लेंथ, ठीक है। कितनी पाथ लेंथ होगी, यानी कि लेंथ जो क्यूवेट है, ये क्यूवेट, ये लाइट यहाँ से क्रॉस कर रही है, तो ये जो लेंथ है दिस इज L, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, यानी ये लेंथ नहीं है, ये ब्रेड्थ है। तो ये जो लेंथ है, ये जिसमें से लाइट पास हो रही है, दैट इज L। तो किसी भी सैंपल के लिए आपका मोलर एब्जॉर्प्टिविटी कांस्टेंट जो है, ठीक है, ये आपका कांस्टेंट होता है। एक पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए एप्सिलॉन सेम, तो एप्सिलॉन की जो वैल्यू है वो यूजुअली 0 से लेकर 10⁶ तक वेरी करती है। फॉरबिडन ट्रांजिशंस जो होते हैं, फॉरबिडन ट्रांजिशंस आर लेस देन 1000 से कम अगर आपका ये है एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट या मोलर एब्जॉर्प्टिविटी, तो ये जो है आपका फॉरबिडन होगा, ये ट्रांजिशन नहीं होंगे, इस टाइप के ट्रांजिशन नहीं होंगे। अगर 1000 से ऊपर वैल्यू है तो वो ट्रांजिशन, जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा उस ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटी होगी कि वो ट्रांजिशन हो सके, ठीक है। तो ये मोलर एब्जॉर्प्टिविटी पर डिपेंड करता है,
ठीक है। और इसके अलावा जो इससे रिलेटेड एक चीज़ है, इससे पहले कि हम इसमें एप्लीकेशन पार्ट में जाए, लेट अस डिस्कस अबाउट सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स अबाउट यूवी स्पेक्ट्रा। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म जो हम सुनते हैं इसमें वो है क्रोमोफोर या ऑक्सोक्रोम। ठीक है, क्रोमोफोर जो हैं व्हाट आर दे आर द अनसैचुरेटेड पार्ट और ग्रुप ऑफ द मॉलिक्यूल दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी लाइट। ठीक है, वो पार्ट होते हैं जो कि यूवी स्पेक्ट्रा को एब्जॉर्ब करते हैं, इन्हीं के कारण हमें स्पेक्ट्रा मिलते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कीटोन, CO ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, ये सारे के सारे क्रोमोफोर्स होते हैं। ठीक है, क्रोमोफोर के बाद ऑक्सोक्रोम। ऑक्सोक्रोम किसे हम कहते हैं? ऑक्सोक्रोम इज अ ग्रुप that is attach a substituent that alter the wavelength, absorption wavelength और extinction coefficient। ठीक है, ये एक ऐसा ग्रुप है, सब्सटेंट है, जो कि अगर क्रोमोफोर में अटैच्ड हो, ठीक है, क्रोमोफोर तो है ही, क्रोमोफोर इज अ ग्रुप पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल विच एब्जॉर्ब्स लाइट। ठीक है, यहाँ पर यूवी रेडिएशन या विजिबल रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने वाले पार्ट को हमने कहा क्रोमोफोर। ठीक है, अब इस क्रोमोफोर में अगर कोई सब्सटेंट ऐड कर दिया जाए जिससे कि जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो रही है वो या तो कम हो या ज़्यादा हो, फिर हम उसे कहते हैं ऑक्सोक्रोम। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि मान लीजिए एक बेंजीन कंपाउंड में हम ये देख रहे हैं डबल बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर, तो ये इसमें क्रोमोफोर प्रेजेंट है, यानी डबल बॉन्ड के रूप में पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज क्रोमोफोर। अब ये जो क्रोमोफोर हैं, इसी में बेंजीन का जो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा होता है वो 255 nm पर रहता है। ठीक है, अगर इसी में हमने ऐड कर दिया OH ग्रुप, फिनॉल बन गया ये। ठीक है, फिनॉलिक ग्रुप ऐड कर दिया, तो ये जो फिनॉलिक ग्रुप ऐड करने के बाद इसका जो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा है वो 270 nm पर आता है। ठीक है, यानी कि ऑक्सोक्रोम ऐड करने के बाद उस मॉलिक्यूल का लैम्डा मैक्स जो है वो इंक्रीज हो गया इस मॉलिक्यूल का। लाइकवाइज फिनोलेट आयन, अगर ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन गेन करके फिनोलेट आयन बन जाता है तो फिनोलेट आयन के जो है वो और ज़्यादा 287 nm एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा है। ठीक है, लाइकवाइज यहाँ पर एनिलीन अमाइड ग्रुप ऐड करके NH2 ग्रुप, यहाँ पर एनिलीन फॉर्म हो रहा है, तो एनिलीन का भी बेंजीन से देखिए ज़्यादा ही है, 280 nm जो है एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा आता है। ओके, और एनिलीनियम आयन जो है, मतलब इसमें अगर इसने इलेक्ट्रॉन लूज करके एक वो बनाया, आयन बनाया, तो ये जो है अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है। ठीक है, तो 254 nm, यानी ये कम हो गया। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि किसी भी ऑक्सोक्रोम को ऐड करने से या तो जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज हो रही है, एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा लैम्डा मैक्स इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, या वो रेड साइड पे बढ़ेगा। आप जानते हैं रेड विबग्योर जो हम लिखते हैं, ठीक है, रेड साइड पे बढ़ेगा, उसे हम कहते हैं रेड शिफ्ट या बैथोक्रोमिक शिफ्ट, और अगर वो ब्लू साइड पे बढ़ेगा तो उसे हम कहते हैं हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। ओके, लेट अस सी। ये लैम्डा मैक्स है, अगर ये रेड साइड पे शिफ्ट हो रहा है तो इसे हम कहेंगे रेड शिफ्ट, या इसी को हम कहते हैं बैथोक्रोमिक शिफ्ट। अगर ये लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो रहा है तो इसे हम कह रहे हैं ब्लू शिफ्ट और हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। ओके, अगर ये शिफ्टिंग इसमें नहीं हो रही है, लैम्डा मैक्स में नहीं हो रही है, बल्कि इसकी जो इंटेंसिटी है यानी एब्जॉर्प्शन है वो कम या ज़्यादा हो रहा है, तो अगर ये ज़्यादा हो रहा है तो हम उसे कहते हैं हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, और अगर ये कम हो रहा है तो इसे कहते हैं हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। ठीक है, तो जो हमारे ग्राफ मिलते हैं उसमें हमें जो यूजुअल वेवलेंथ है लैम्डा मैक्स की एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है कंपाउंड के लिए या फंक्शन ग्रुप के लिए, तो अगर हमें उस यूजुअल वैल्यू से डिफरेंट मिल रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं जो कि इन शिफ्ट को कॉज कर रहे हैं, यानी कि या तो रेड शिफ्ट कॉज कर रहे हैं या ब्लू शिफ्ट कॉज कर रहे हैं या हाइपरक्रोमिक या हाइपोक्रोमिक। ठीक है, तो ये सारे टर्मिनोलॉजी इसलिए ज़रूरी थे हमें समझना क्योंकि इससे हमें एप्लीकेशन पार्ट समझने में आसानी होगी। नाउ वी कम टू द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ यूवी स्पेक्ट्रा। ठीक है,
द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, लेट अस सी दैट कि एप्लीकेशन में बेसिकली यहाँ पर जो हम एप्लीकेशन कर रहे हैं वो हम देख रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, यूवी स्पेक्ट्रा इज मोस्टली यूज इन अनसैचुरेटेड कंपाउंड, और उसमें भी अगर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट हो, कॉन्जुगेशन जैसे आपको मालूम है डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ठीक है, इसे हम कॉन्जुगेशन कहते हैं कि नहीं कि अल्टरनेट में सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड, ठीक है। अब इस केस में क्या होता है, जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनमें साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, तो दो पाई बॉन्ड्स रहते हैं, तो इनके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो डीलोकलाइज हो जाते हैं। तो डीलोकलाइज होने से क्या होता है, दे आर मोर स्टेबलाइज, देयर एनर्जी गैप गेट रिड्यूस्ड एंड द गैप बिटवीन होमो एंड ल्यूमो ऑर्बिटल, जो हमने अभी पहले भी डिस्कस किया था कि जो E1 E2 के बीच का जो गैप है ये कम हो जाता है कॉन्जुगेटेड कंपाउंड में, ठीक है। तो सबसे पहला है डिटेक्शन ऑफ कॉन्जुगेशन। अगर हमें जो यूजुअल मिलता है लैम्डा मैक्स, किसी भी कंपाउंड का लैम्डा मैक्स मान लीजिए हमें 250 पे मिलता है, लेकिन हमने एक कंपाउंड देखा है जिसमें लैम्डा मैक्स जो है वो 250 से कम है, इसका मतलब उस कंपाउंड में कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि किसी भी कंपाउंड में कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है या नहीं। देन एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेशन, जैसे जैसे कॉन्जुगेशन बढ़ता जाता है, यानी एक कॉन्जुगेटेड पेयर है तो फिर इतना रिड्यूस होगा, अगर 2 हैं तो 3 हैं, तो मतलब जो लैम्डा मैक्स है वो इंक्रीज होता है, यानी वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज होता है। इसी पर बेस्ड करके वुडवर्ड फिशर रूल भी बना है, ठीक है, उसको हम अभी यहाँ डिस्कस नहीं करें बिकॉज इट इज़ लेंदी, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। ओके, सो वेट फॉर द पार्ट 3 ऑफ दिस यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो यहाँ पर एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेशन भी हम पता लगा सकते हैं कि कितना कॉन्जुगेशन है, मतलब कितने डबल बॉन्ड ग्रुप्स हैं प्रेजेंट हैं किसी कंपाउंड में। जैसे बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन आपने स्ट्रक्चर देखा होगा, उसमें 11 डबल बॉन्ड्स होते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना है ये बहुत ही कठिनाई से हुआ था, बिकॉज पहले जो हमारे पास टेक्निक्स थे, मैंने आपको पहले ही बताया था कि रिएक्शंस करवा के और दूसरे तरीके से हम पता करते थे। लेकिन अब हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक होने से ये फ़ायदा है कि किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर जो है डिटर्मिनेशन वो हम थोड़ा आसानी से कर सकते हैं। तो हम ये पता लगा सकते हैं कि इसमें कितने डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे बीटा कैरोटीन के मॉलिक्यूल का जब हम देखेंगे स्पेक्ट्रा तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें 11 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। उसी तरीके से थर्ड पॉइंट, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का डिटेक्शन। ओके, डिटेक्शन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आप जानते हैं सिस एंड ट्रांस। सिस में ग्रुप जो है वो पास पास रहते हैं, ठीक है, दोनों ग्रुप पास पे हैं, और ट्रांस में ग्रुप्स जो हैं वो दूर दूर रहते हैं, ठीक है। सिस और ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहलाते हैं। तो इनका भी जो डिमार्केशन है, इनका भी जो डिटेक्शन है मुश्किल होता है, लेकिन इसके मदद से, यूवी स्पेक्ट्रा की मदद से हम ये पता लगा सकते हैं कि वो सिस फॉर्म है या ट्रांस फॉर्म है। तो बेसिकली 2 ग्रुप हम बना सकते हैं, एक 200 nm से नीचे वाले, एक 200 nm से ऊपर वाले, जिनका वेवलेंथ आपका 200 nm से कम आता है या 200 nm से ज़्यादा आता है, ठीक है। जैसे कि आपके डबल बॉन्ड हैं या ट्रिपल बॉन्ड हैं या आपके कॉन्जुगेटेड बॉन्ड्स हैं या कीटोन हैं या बेंजीन हैं, ये सब जो हैं ये 200 nm से कम वाले हैं। जो आपका इनका लैम्डा मैक्स आता है 200 nm, ये इससे कम आता है, ठीक है। तो अगर आपका इससे कम आ रहा है तो आप इस फंक्शनल ग्रुप में ये कर सकते हैं कि इनमें से कोई एक फंक्शनल ग्रुप है, इसके अलावा आप कोई टेस्ट करके इसको कंफर्म भी कर सकते हैं कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। लाइकवाइज जो फ्लोराइड है, क्लोराइड है या एमाइड है या आपका एसिड है या साइनो ग्रुप है एमाइड, तो ये जितने ग्रुप्स हैं ये 200 nm से ज़्यादा का आपका लैम्डा मैक्स देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये पता लगा सकते हैं कि फंक्शनल ग्रुप कौन से हैं, ठीक है, और उनके स्पेसिफिक जो लैम्डा मैक्स है। अब ये हम IR जैसे फिंगरप्रिंट नहीं कह सकते कि वो इतने पर्टिकुलर होगा, क्योंकि हमने अभी बहुत सारे फैक्टर्स देखे जो कि अफेक्ट करते हैं आपके वेवलेंथ एब्जॉर्प्शन को। जैसे सॉल्वेंट हो गया, जैसे हमने अभी क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम देखा, ठीक है, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो इसलिए हम एक पर्टिकुलर ये नहीं कह सकते कि यही इसका एब्जॉर्प्शन, लेकिन उसके आसपास नज़दीक 10-20 nm के डिफरेंस पे आपको, जैसे बेंजीन है,
ठीक है। बेंजीन का भी अगर सब्सटेंट है या इम्प्योरिटीज है तो आपको उसके आसपास मिल जाएगा लैम्डा मैक्स। तो इस तरीके से आप फंक्शनल ग्रुप गेस तो कर सकते हैं, बाकी फिर केमिकल रिएक्शन से आप उसे कंफर्म भी कर सकते हैं कि हाँ भाई इसमें कीटोन है या इसमें एल्डिहाइड है या इसमें एसिड है, तो हम कर सकते हैं डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फिफ्थ वन इज द इम्प्योरिटी डिटेक्शन। अब इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं अगर थोड़ी भी अमाउंट में प्रेजेंट हो किसी भी सब्सटेंस में, ठीक है, तो वो पीक को डिस्टर्ब नहीं करेंगी, पीक तो अपनी जगह पे आएगा। मान लीजिए कीटोन है, ठीक है, कीटोन की पीक अपनी जगह पे आएगी, लेकिन उस इम्प्योरिटी की भी पीक आएगी। तो अगर आपको कुछ एडिशनल पीक मिल रही है, अगर आप प्योर सब्सटेंस बनाना चाह रहे हैं और आपका सब्सटेंस जब आपने यूवी स्पेक्ट्रा उसका निकाला तो उसमें आपको एडिशनल पीक्स भी मिल रही हैं, इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी भी प्रेजेंट है। तो इस तरीके से हम प्योर सब्सटेंस जो बनाते हैं उसकी प्योरिटी को नापने के लिए भी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज़ करते हैं, जिससे हमें ये पता चल सकता है कि कितनी इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। ओके, फिर हम देखते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि मान लीजिए आपको किसी अननोन कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन पता करना है, तो हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाते हैं विद डिफरेंट कंसंट्रेशन। ठीक है, अपने नॉन कंसंट्रेशन के मान लीजिए 5-10 हमने सॉल्यूशन बनाए और उन सभी का स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से हमने लिया एब्जॉर्प्शन पीक। ठीक है, तो ये जो अलग अलग सॉल्यूशन होते हैं, अलग अलग कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन होते हैं, इनके जो एब्जॉर्प्शन पीक आते हैं वो भी आपके एब्जॉर्प्शन अलग अलग जगह पे आएंगे, यानी कि ये इस तरीके से आपको मिलेगा। ठीक है, क्योंकि लैम्डा मैक्स तो इसमें सेम ही है, ये इस पर हम लेंगे कंसंट्रेशन और इसमें हम लेंगे एब्जॉर्प्शन, तो ये जो है अलग अलग कंसंट्रेशन पे अलग अलग एब्जॉर्प्शन आपका मिलेगा। ठीक है, तो ये जो है आप ले सकते हैं इसको तो स्ट्रेट लाइन के कैलिब्रेशन कर्व के रूप में, और जब उसके बाद पहले उसका एब्जॉर्प्शन लेंगे और एब्जॉर्प्शन से हम यह कैलिब्रेशन करते हैं, उसके बाद उससे हमें इसका अननोन कंसंट्रेशन पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस यूजुअली हम प्रैक्टिकल में यूज़ करते हैं। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जब हम यूज़ करते हैं एमएससी क्लासेस वगैरह में, तो हम ये प्रैक्टिकल करते हैं कि कैलिब्रेशन कर्व हम ड्रॉ करते हैं और इसमें से हम जो अननोन कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन है उसका भी एब्जॉर्बेंस लेते हैं। पहले हम नोन के ले लेते हैं 5-10, तो हमें एक कैलिब्रेशन कर्व प्राप्त होता है। देन वी टेक द स्पेक्ट्रा ऑफ द अननोन, एब्जॉर्बेंस ऑफ द अननोन सॉल्यूशन। तो ये जो अननोन का एब्जॉर्बेंस है वहाँ से हम लाइन ड्रॉ करके फिर ये कंसंट्रेशन पे आते हैं, तो हमें उसका कंसंट्रेशन भी पता चल सकता है। ठीक है, तो ये है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। उसके बाद है स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो सॉल्वेंट वाले सेक्शन में भी हमने डिस्कस किया था कि सॉल्वेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग का असर होता है आपके लैम्डा मैक्स पर, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, वही आपका होमोल्यूमो का गैप जो है वो रिड्यूस हो जाता है, यानी लैम्डा मैक्स जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, यानी वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा है, लैम्डा मैक्स इंक्रीज हो रहा है, पर एनर्जी जो लग रही है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के लिए वो कम हो जा रही है। ठीक है, मॉलिक्यूल स्टेबलाइज हो जाता है, तो इसलिए कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये भी हमें इससे स्पेक्ट्रो एनालिसिस से पता चल जाती है। फिर है कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म के बारे में आपने पढ़ा ही होगा कि कीटो फॉर्म कहलाता है कीटोन, दैट मीन्स CO बॉन्ड, ये जो आपका है कीटो फॉर्म है, और ये है आपका इनॉल फॉर्म। ओके, इनॉल मतलब अल्कोहल फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे में ट्रांसफर होते हैं, इसी को टॉटोमेरिज्म कहते हैं। तो ये जो रिएक्शन है, ठीक है, आप परसेंटेज भी निकाल सकते, इसमें हम ये भी पता लगा सकते हैं कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म प्रेजेंट है कि नहीं। इसके अलावा हम परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। ठीक है, कि मान लीजिए हमने अभी मेज़र किया स्पेक्ट्रो से, तो हमें जो इनॉल फॉर्म हमें ये मिला कि जो कीटो फॉर्म है उसके लैम्डा मैक्स मिलता है हमको। ठीक है, तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि हाँ अभी जो सॉल्यूशन में मैक्सिमम जो है वो कीटो फॉर्म में। अगर हमें उसका कम लैम्डा मैक्स मिलता है तो इसका मतलब कि वो इनॉल फॉर्म में। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन यानी परसेंटेज ऑफ कीटोइनॉल भी निकाल सकते हैं, प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन भी निकाल सकते हैं। प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एब्जॉर्बेंस को हम लेते हैं और लैम्डा मैक्स को लेते हैं एट टाइम t0 पर लेते हैं पहले। ठीक है, t0 यानी कि 0 टाइम पे जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ, फिर t इज इक्वल टू कि 0 मिनट पे क्या पीक है, फिर t इज इक्वल टू 5 मिनट पर, फिर t इज इक्वल टू 10 मिनट पर। तो इस तरीके से हमें मैक्सिमम जो रिएक्शन है उसका हमें पता चल जाता है कि रिएक्शन कितना हो रहा है।
ठीक है। सो दीज आर द मेजर एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसके अलावा नेक्स्ट पार्ट में हम वुडवर्ड फिशर रूल के बारे में डिस्कस करेंगे, और अगर कोई ऐसा पॉइंट रह गया हो इसमें जो कि आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ मुझे बताएं। एंड अगर आपको वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे के जो अपडेट आ रहे हैं वो सब आपको मिलते जाएं। नेक्स्ट अभी मैं बाकी की वीडियोस भी डालूंगी, वो सब के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, इसलिए नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।